इतिहास में जानते हैं कुछ साम्राज्य सिर्फ अपनी विशालता या ताकत के लिए नहीं जाने जाते। वो जाने जाते हैं अपने कमाल के सिस्टम, अपने जबरदस्त संगठन के लिए। और मौर्य साम्राज्य बिल्कुल वैसा ही था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल मार्वल जिसने प्राचीन दुनिया को हैरान कर दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दुनिया के पहले महान साम्राज्यों में से एक ने इतना कॉम्प्लेक्स और टिकाऊ सिस्टम बना कैसे लिया? वो क्या राज थे? चलिए इन स्लाइड्स के जरिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह एक महान साम्राज्य की कहानी भी उसके किरदारों से बनती है। और यहाँ मुख्य किरदार थे इसके शासक। तो आइए पहले उन 3 लोगों से मिलते हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बनाया, संवारा और उसकी तकदीर लिखी। ये टाइमलाइन देखिए, एक नज़र में पूरी कहानी साफ हो जाती है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने नींव रखी, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने उसे मजबूत किया और आखिर में पोते अशोक ने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सत्ता का क्या शानदार हस्तांतरण था। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की, चंद्रगुप्त मौर्य। ये वो शख्स थे जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक किया, ताकतवर यूनानियों को हराया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने सब कुछ त्याग कर जैन धर्म अपना लिया। ये उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता। अब बिंदुसार का नाम अक्सर चंद्रगुप्त और अशोक जैसे बड़े नामों के बीच थोड़ा दबसा जाता है, लेकिन उनका काम बहुत अहम था। सोचिए, उन्होंने न सिर्फ अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को संभाला, बल्कि अंदरूनी विद्रोहों को कुचलकर और दक्षिण की तरफ विस्तार करके उसे और मजबूत बनाया। वो एक सच्चे कंसोलिडेटर थे। और फिर आते हैं अशोक, जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कलिंग युद्ध की तबाही ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। इसके बाद उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया, यानी नैतिकता और शांति का रास्ता। और ये सिर्फ एक नैतिक बदलाव नहीं था, बल्कि इतने बड़े और विविध साम्राज्य को जुड़े रखने का एक जीनियस तरीका भी था। ये इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक था, जिसने पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। अच्छा, राजाओं की बात तो हो गई, पर उनकी प्रजा कैसी थी? वो कौन लोग थे जिन पर ये राजा शासन करते थे? चलिए अब जरा मौर्यकालीन समाज के अंदर झांकते हैं। उस समय एक यूनानी इतिहासकार थे, मेगास्थेनीज। उन्होंने हमें उस दौर के समाज की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दी है। उनके मुताबिक समाज काम के आधार पर 7 हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर दार्शनिक यानी स्कॉलर्स, और सबसे बड़ी तादाद में थे किसान। ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि समाज कितना व्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड था। अब इस स्लाइड में एक शब्द है मोक्ष। ये शब्द सुनकर आज हमारे दिमाग में आध्यात्म और मुक्ति की बात आती है ना? पर मौर्य काल में इसका एक कानूनी मतलब भी था। एक महिला का अपने पति से तलाक लेने का अधिकार। सोचे जरा, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी मॉडर्न और प्रगतिशील सोच थी। और यहीं पर मौर्य समाज का एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। एक तरफ काम के आधार पर इतना सख्त बंटवारा था, तो दूसरी तरफ महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह जैसे अधिकार मिले हुए थे, जो दुनिया के कई हिस्सों में सदियों बाद तक नहीं मिले। ये हमें बताता है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए जाहिर है पैसा और संसाधन चाहिए। तो ये सब आता कहाँ से था? चलिए अब मौर्य साम्राज्य के इकोनॉमिक इंजन को समझते हैं, जो इसकी सेना और प्रशासन को ताकत देता था। मौर्यों ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही साफ और ताकतवर कॉन्सेप्ट पर बनाया था, जिसे वो वार्ता कहते थे। इसमें 3 चीजें शामिल थी: कृषि, पशुपालन और व्यापार। बस यही उनकी आर्थिक सोच की बुनियाद थी। तो राज्य की तिजोरी भरती कहां से थी? मुख्य रूप से जमीन से। नियम सीधा था, पैदावार का 6वां हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा। ये सिस्टम इतना सरल और असरदार था कि इसने आने वाली सदियों तक भारत के रेवेन्यू सिस्टम को प्रभावित किया। इसी से साम्राज्य की विशाल मशीनरी चलती रहती थी। और इस पूरे पैसे को इकट्ठा करने और अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी थी। तीर्थ जैसे टॉप के 18 अधिकारियों से लेकर अलग अलग विभागों के अध्यक्ष और रेवेन्यू चीफ समहर्ता तक, ये पूरी व्यवस्था एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती थी, जो ये पक्का करती थी कि साम्राज्य का कामकाज बिना रुके चलता रहे। और हाँ, पूरे साम्राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए मौर्यों ने अपनी ऑफिशियल करेंसी भी शुरू की, पण। ये चांदी का सिक्का सिर्फ पैसा नहीं था, ये एकीकरण का प्रतीक था।
इसने कश्मीर से कर्नाटक तक व्यापार को एक जैसा और आसान बना दिया। और ये सारा व्यापार मुमकिन कैसे होता था? सड़कों के जाल से। इनमें सबसे अहम थी उत्तरा पथ, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये साम्राज्य की लाइफलाइन थी, उसकी धमनी थी, जो व्यापार, सेना और सूचना को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती थी। तो हमने सेना और अर्थव्यवस्था की बात कर ली, पर किसी भी महान साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज या खजाने में नहीं होती। उसकी एक सॉफ्ट पावर भी होती है, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसका ज्ञान। चलिए अब मौर्य साम्राज्य के इस पहलू को देखते हैं। यह स्लाइड मौर्य साम्राज्य की शायद सबसे खास बातों में से एक को दिखाती है, उनकी धार्मिक सहिष्णुता। सोचिए, तीनों बड़े शासकों ने अलग अलग धर्मों और विचारों को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को और अशोक ने बौद्ध धर्म को। यह दिखाता है कि साम्राज्य में अलग अलग आस्थाओं के लिए कितनी जगह थी। ज्ञान और शिक्षा को भी बहुत अहमियत दी जाती थी। तक्षशिला उस जमाने की ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह थी, जहां दुनिया भर से छात्र राजनीति, चिकित्सा और वेद जैसे विषय पढ़ने आते थे। और ये बात कि खुद चाणक्य वहां एक टीचर थे, इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। तो जब हम मौर्य साम्राज्य की इस पूरी कहानी को देखते हैं, एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी, उस जमाने के हिसाब से प्रगतिशील सामाजिक नीतियां और धार्मिक सहिष्णुता, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या इस प्राचीन साम्राज्य की कहानी में हमारी आज की दुनिया के लिए भी शासन और सहिष्णुता के कुछ सबक छुपे हैं? सोचने वाली बात है।